Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Bisma Imran and I am your instructor for the course Mathematical Statistics 2. हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया है स्टैटिस्टिक्स में. लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड था और आज का हमारा जो लेक्चर है वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है. सबसे पहले तो मैं आपको लीनियर और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के दरमियान क्या फ़र्क है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ. लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं किसी सैलरी से रिलेटेड हम कोई बात कर रहे हैं कि आवर सैलरी डिपेंड ऑन द फैक्टर दैट आवर वर्किंग आवर्स. ठीक है, हम लोग लीनियर रिग्रेशन में तो हम ये कह रहे थे कि आपका एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है. लेट्स सपोज वर्किंग आवर एंड सैलरी. हम कह देते हैं हमारा वर्किंग आवर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सैलरी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. जितने ज़्यादा हमारे वर्किंग आवर होंगे उतनी ज़्यादा हमारी सैलरी होगी. ये तो था वर्किंग आवर और सैलरी के दरमियान रिलेशनशिप जिसको हमने लीनियर रिग्रेशन के थ्रू मेजर किया था कि अगर हमारे पास 1 यूनिट चेंज आए हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तो उससे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है. सेम अगर हमारे पास इसी तरह से नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि सैलरी जो है वो डिपेंड कर रही है एक तो एजुकेशन लेवल पे और दूसरा वर्किंग आवर और तीसरा एज. बेसिकली यहाँ मैंने अपनी जो सैलरी है अपना जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मैं कह देती हूँ कि 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है या 3 प्रेडिक्टर्स जो हैं वो ऐसे हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करेंगे. लेट्स सपोज इसको मैं कह देती हूँ x1, x2, x3. तो बेसिक डिफरेंस जो है हमारा लीनियर रिग्रेशन में और मल्टीपल रिग्रेशन में वो यही है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाए तो आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज़ करते हैं. अगर आपके पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तब आप यूज़ करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन. अच्छा, अब इनके मॉडल में फ़र्क कैसे है. हमने लीनियर रिग्रेशन का भी मॉडल बनाया था. मैं यहाँ पे आपको दोनों का कंपैरिजन थोड़ा सा बताती जाऊँ. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ये बेसिकली हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है लीनियर और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का. मॉडल हमारा लीनियर रिग्रेशन के लिए जो मॉडल था जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक था, हमारा मॉडल था बीटा नॉट प्लस बीटा 1x1. एक x था तो हमने उसे नंबर एज सच नहीं दिया हुआ था तो सिंपल बीटा 1x. अब यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं. जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे तो हमारा मॉडल भी उसी तरह से इंक्रीज़ होगा. बीटा नॉट प्लस बीटा 1x1 प्लस बीटा 2x2 प्लस बीटा 3x3. हमारे पास यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे तो उसी तरह हमारे पास 3 बीटाज आ गए हैं. अब प्रीवियसली आपको पता है कि ये बीटा नॉट क्या होता है. बीटा नॉट हमारे पास इंटरसेप्ट होता है और इंटरसेप्ट हमें ये बताता है कि अगर हमारा x 0 हो तो हमारी y की वैल्यू या हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू किधर लाई करेगी. और बीटा 1 इज़ स्लोप. बीटा 1 स्लोप है हमारे पास. बीटा 1 हमें ये बताता है ये कोफिशिएंट कि अगर आपके x में 1 यूनिट का चेंज आता है तो उसकी वजह से आपके y में कितना चेंज आएगा. अब आप देखें यहाँ पे बीटास जो हैं ज़्यादा हैं. अब यहाँ पे हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा है. x1 में 1 यूनिट के चेंज की वजह से जो y में चेंज आएगा वो हमें बीटा 1 बताएगा.
और x2 में 1 यूनिट के चेंज की वजह से जो चेंज y में आएगा वो हमें बीटा 2 बताएगा। और सिमिलरली अगर हमारे पास x3 में 1 यूनिट का चेंज आता है तो उसकी वजह से y में जो चेंज आएगा वो हमें बीटा 3 बताएगा। ये तो हो गया हमारे मॉडल के कंपैरिजन्स। अब इसके बाद हम आगे इसको लेके चलते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी कुछ अजम्पशंस। अब वो अजम्पशंस मैं यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉल करती हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं लीनियरिटी। फर्स्ट हमारी अजम्पशन आ जाएगी लीनियरिटी। लीनियरिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो लीनियर वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट कर रहा है। अगर हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है या पावर्स की फॉर्म में है तो लीनियरिटी वाली सिचुएशन जो है या लीनियरिटी वाली असम्पशन जो है वो वायलेट हो जाएगी। आप ये देखें, आपने लेट्स सपोज एक्स और वाई को प्लॉट किया है। आपका वाई इधर आएगा और एक्स एक्सिस पे आपने इनको प्लॉट किया है और आपका अगर ग्राफ कुछ इस फॉर्म में बन रहा है देन दोनों के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है। लेट्स सपोज अगर आपका ग्राफ इस फॉर्म में नहीं बन रहा, आपका ग्राफ बन रहा है देन देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। अब आप ये देखें, आपने जब भी मॉडल ये लगाना है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन या सिंपल लीनियर रिग्रेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस अजम्पशन को कंसीडर करना है और वो आप कैसे कर सकते हैं, वो इन ग्राफ्स के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड अजम्पशन हमारे पास आती है इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स। अब इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स का एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अपना डिपेंडेंट वेरिएबल हम वाई एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं और एरर्स जो है हमारे उनको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पे हमारी आ जाएगी लेट्स सपोज ये हमारे पास आ गया, ये हम प्लॉट कर रहे हैं अपने पॉइंट्स को। अब बेसिकली ये क्या है, ये लाइन जो है वो हमें ऑब्जर्व्ड वाई की वैल्यूज़ को इसने प्लॉट किया हुआ है और ये जो हैं हमारे ये पॉइंट्स ये एरर्स हैं। अब एक एरर दूसरे एरर से इंडिपेंडेंट है, कोई भी एरर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये आ गई फर्स्ट टू अजम्पशंस। इन दो अजम्पशंस के बाद हमारे पास थर्ड आती है अजम्पशन होमोसेडास्टिसिटी। थर्ड इज होमोसेडास्टिसिटी। अच्छा, अब बेसिकली होमोसेडास्टिसिटी क्या है, इसको भी मैं आपको ग्राफ की मदद से थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे एरर्स जो होते हैं हम कहते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वो कांस्टेंट हैं, उनकी वेरिएशन, उनके वेरिएंसेस जो हैं वो बेसिकली कांस्टेंट हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। हमारे पास यहाँ ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गए आपके पास एरर। अगर आपके एरर के वेरिएशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है तो बेसिकली ये कांस्टेंट है, आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, या कह लें कि यहाँ पे एरर जो है वो कांस्टेंट है। लेट्स सपोज अगर आपके ज़रूरी नहीं है कि ये एरर इसी साइड पे हो, एरर आपका ऐसे भी हो सकता है, तो हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। अब इसी तरह अगर आपके पास एक्स एक्सिस है लेकिन आपके एरर्स जो हैं इस साइड पे वेरिएंसेस ज़्यादा हैं और इस साइड पे वेरिएंस
राइट साइड पे वेरिएंस ज़्यादा है और लेफ़्ट साइड पे वेरिएंस कम है, तो ये हमें ये शो कराता है कि हमारे जो एरर्स हैं इनके वेरिएंसेस जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो अगर आपने ये चेक करना है कि क्या आपके एरर्स के वेरिएंसेस इक्वल हैं या नहीं है, तो हमारे पास उसके लिए एक टेस्ट होता है डर्बन-वाटसन टेस्ट, जो कि हम अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे या रन कर सकते हैं और उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे डाटा में होमोसेडास्टिसिटी है या फिर हेट्रोसेडास्टिसिटी है। डाटा में होमोसेडास्टिसिटी होना ज़रूरी है, तभी ये मॉडल हमें वैलिड रिजल्ट्स देंगे। फोर्थ हमारे पास आ जाती है अजम्पशन नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स। फोर्थ मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स। एरर्स में एरर्स का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है और हमारा नॉर्मल कर्व जो होता है वो बेसिकली इस तरह से बेल शेप्ड एक कर्व होता है और नॉर्मल अगर आपके एरर्स नॉर्मल नहीं है तो आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं आएंगे, आपको ये मॉडल उतने अच्छे से नहीं बता सकेगा कि वाई में एक्स की वजह से क्या चेंज आ रहा है। तो नॉर्मेलिटी को देखने के लिए हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्यू प्लॉट होता है। उसके अलावा और भी कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़ करके ये चेक कर सकते हैं कि एरर्स नॉर्मल हैं या फिर नहीं है। ये तो हो गई वो 4 असम्पशंस जो लीनियर रिग्रेशन में यूज़ होती हैं। इसके अलावा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एक असम्पशन ऐसी है जो इंक्रीज़ हो जाती है और वो असम्पशन है multicollinearity. Fifth one is multicollinearity। तो बेसिकली मल्टीकोलिनियरिटी क्या है? समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे पास जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं। अब वो किस तरह से ओवरलैप करते हैं यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती हूँ। लेट्स सपोज आपने प्रिडिक्ट करनी है प्राइस किसी भी हाउस की, तो उस हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं नंबर ऑफ रूम्स और या साइज़ ऑफ हाउस, यहाँ मैं मेंशन करती हूँ। हमारे पास एक मॉडल है, लेट्स सपोज उस मॉडल में हमारे पास y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस ऑफ हाउस और x जो 1 है वो हमारे पास है साइज ऑफ द हाउस और हमारे पास जो x2 है वो आ जाएगा बेडरूम्स इन द हाउस। अब आप यहाँ देखें ये जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर बेडरूम्स आपके किसी घर में ज़्यादा हैं तो उसका साइज़ भी बड़ा होगा, या अगर साइज़ बड़ा है तो बेडरूम्स भी ज़्यादा होंगे। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो ओवरलैप कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि इस डेटा में मल्टीकोलिनियरिटी होगी क्योंकि ये दोनों जो हैं x1 और x2 आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका x वेरी होने की वजह से y वेरी करता है उसकी सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दैट इज़ कोरिलेशन। अगर सेम डायरेक्शन में और रिलेट कर रहे हैं तो दैट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों परफॉर्म कर रहे हैं या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कोरिलेट कर रहे हैं तो दैट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन। और कोरिलेशन की मैंने आपको रेंज भी बताई थी, कोरिलेशन की रेंज -1 to 1 होती है। तो यहाँ पे देखें दैट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड। अब होता क्या है कि हम या तो इनमें से किसी एक को स्किप कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, या फिर इन दोनों को कंबाइन करके कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना लेते हैं। अगर हमारे डेटा में मल्टीकोलिनियरिटी आ जाएगी तो उसकी वजह से y जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो सकेगा, और इस मल्टीकोलिनियरिटी को देखने के लिए या टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक होता है WIF,
वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास होता है VIF इज इक्वल टू 1/1 माइनस आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इसको 1 माइनस आर स्क्वेयर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे अगेन मेंशन कर देती हूँ। कोफिशिएंट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन ओवर टोटल वेरिएशन। अगर हम इस टेस्ट के हिसाब से अगर हमारी VIF जो है वो ग्रेटर देन 10 आ जाती है, इफ़ VIF इज़ ग्रेटर देन 10, तो हम ये एज्यूम करेंगे या ये कंफर्म हो जाएगा कि इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल में की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीकोलिनियरिटी आ रही है। तो ये मॉडल अब प्रॉपरली उस तरह से हमें y की वैल्यूज़ को प्रॉपर प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा जिस तरह से हम चाह रहे हैं कि हमारा y फुली एक्सप्लेन्ड हो और प्रॉपर हमें प्रिडिक्शंस में एक्यूरेसी हो। ये तो हो गई वो अजम्पशंस जो बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी मॉडल को अप्लाई करने से पहले इन अजम्पशंस को फुलफ़िल करना या इन अजम्पशंस को देखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इनमें से किसी भी अजम्पशन को इग्नोर कर देते हैं तो होगा क्या, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं हो सकेगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मेंशन की हुई है। एग्जांपल इस तरह से है, x1 जो है हमारे पास आर स्टडेड है, x2 IQ लेवल है और y जो है हमारे पास स्कोर है। बेसिकली यहाँ पे मैंने जो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल अप्लाई किया है और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आए हैं उन रिज़ल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करना है, एक तो वो आपको मैं बताऊंगी। दूसरा ये कि जब आपने बीटास को कैसे फाइंड आउट करना है, बीटास की वैल्यूज़ को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय हैंड और बाय सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे अपने लास्ट लेक्चर्स में कि आप इन तमाम डाटा को किस तरह से सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म कर सकते हैं या कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ होते हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे ये देखें, अब हमारा मॉडल इसके हिसाब से क्या बनेगा, हमारा मॉडल बनेगा y इज़ इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। दैट इज़ आवर मॉडल। और इस मॉडल में हमारे पास y जो है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। जब हम अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे ना तो थोड़ा सा जो चेंज आएगा वो ये आएगा, y हमारा y हेड बन जाएगा। और इसको करने की रीज़न ये है, हम अपनी ऑब्जर्व्ड y वैल्यूज़ को सिंपल y से डिनोट कर रहे हैं और जो हम एस्टिमेट करेंगे न्यू वैल्यूज़ या जो प्रिडिक्ट करेंगे उनको y हेड से। b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। सबसे ईजीएस्ट वे तो एक ये है इसको सॉल्व करने का। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखती हूँ, बीटा हेड इज़ इक्वल टू x ट्रांसपोज इंटू x इनवर्स y ट्रांसपोज इंटू y। जर्नल स्टेप्स में आपको बता देती हूँ। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस यूज़ होंगे। अब मैट्रिसेस में क्या होगा, हमारे पास जो x आएगा वो बेसिकली आएगा 1 1 1 1। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 2 3 4 5। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 110 120 125 130 और y हमारे पास आ जाएगा जी 60 70 75 85।
अब आप कहेंगे कि ये 1 1 1 हमारे मैट्रिक्स में कहाँ से आया? अगर आप अपना मॉडल देखें, आपके पास बीटा 1 बीटा 2, ये तो आप x1 और x2 से आ गए, और जो बीटा नॉट है हमें वो भी तो चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम कर देंगे 1 1 1, और बीटा नॉट इज़ बेसिकली वैल्यू ऑफ y, या वेयर y लाइज व्हेन x इज इक्वल टू 0, एवरेज ऑफ y हो जाती है वो बेसिकली। अब इसका ट्रांसपोज अगर आप ले लेंगे तो वो आपको पता है 1 1 1 1 2 3 4 5 और 110 120 125 130। आगे फर्दर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एट द एंड आपके पास रिज़ल्ट में एक मैट्रिक्स आएगा जिसमें आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी B0 B1 B2। जब आप x ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से, उसका इन्वर्स ले लेंगे, और x ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाएंगे y से, और अगेन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप बीटास को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो हो गया एक मेथड जिससे आप इन कोफिशेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको फाइंड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई है वो कुछ ऐसे आई है। ये देखें, बीटा नॉट की वैल्यू आई है हमारे पास 5, और बीटा 1 की B1 की वैल्यू आई है 8, और बीटा 2 की 0.4। अब इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगी? इसको एक्सप्लेन मैं ऐसे करूँगी, ये देखें, जब हमारे पास x 0 होगा तो हमारा y जो है वो 5 हो जाएगा। ये बेसिकली हम ये कहेंगे कि व्हेन आवर x इज़ 0, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास आता है 8। अब ये 8 क्या शो कर रहा है? 8 हमें ये शो कर रहा है कि x में 1 यूनिट के चेंज की वजह से y में 8 पॉइंट्स का चेंज आएगा। यानी कि आप ये कहते हैं, अगर आपके स्टडेड आवर्स जो हैं वो 2 आवर्स की बजाय 3 आवर्स हो जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारा y में 8 स्कोर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। सेम इसी तरह x2 के लिए हमारे पास है IQ। अगर आपके IQ में 1 यूनिट का चेंज आता है तो उसकी वजह से आपके y में 0.4 का चेंज आएगा आपके स्कोर में। अगर आपका IQ 1 यूनिट इंक्रीज़ होता है, लेट्स सपोज अगर आपका IQ 110 हो जाता है, तो इसमें जो फ़र्क आएगा वो आएगा तकरीबन 60.4 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम अपने रिज़ल्ट्स को इस इक्वेशन के थ्रू ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, और ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और भी मेथड है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ। दैट इज़ सिंपलेस्ट मेथड ऑल्सो। उसमें आपने जस्ट इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और वो कैसे करना है? आप अपनी सम ऑफ y को मल्टीप्लाई कर दें पूरे मॉडल से, तो ये आपके पास आ जाएगा n बीटा नॉट प्लस B1 सम ऑफ x1 y प्लस B2 सम ऑफ x2 y। अब आप मल्टीप्लाई करवा दें अपने कंप्लीट मॉडल को x1 से, तो ये आपका बन जाएगा n सम ऑफ B0 सम ऑफ x1 प्लस B1 सम ऑफ x1 इंटू x1 प्लस B2 सम ऑफ x2 इंटू x1। नेक्स्ट एक और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, दिस टाइम हम अपने x2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा n बीटा नॉट सम ऑफ x2 प्लस B1 सम ऑफ x1 x2 प्लस B2 सम ऑफ x2 x2। आप अगर इन इक्वेशंस में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे
सिमुल्टेनियसली इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो B0, B1 और B2 आप कोफिशिएंट्स को ड्राइव कर लेंगे। तो ये थे हमारे पास दो मेथड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए। होपफुली अभी इसमें आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं यहाँ पे इसको सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल से भी सॉल्व कर देती हूँ। जैसा कि हमने डिस्कस किया, लेट्स सपोज हमारे पास x1 जो है वो है 1, 3, 4 एंड x2 इज़ 2, 4, 1 एंड y इज़ 3, 1, 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ x1 8, सम ऑफ x2 7 और सम ऑफ y 6। अब ये जो आपके पास रिजल्ट्स आए हुए हैं, अगर आप इनको n आ जाएगी हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ y 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी कितनी है 1, 2, 3 B0 प्लस B1, सम ऑफ x1y सम ऑफ x2y के लिए आप मज़ीद इनको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और वो ऐसे कर लेंगे आप x1 इंटू वाई, x2 इंटू वाई और x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। आपने जस्ट इनके स्क्वायर्स करने हैं तो आपके पास बाकी की भी वैल्यूज़ आ जाएंगी और उनको आप जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आपके पास तीन इक्वेशन बनी हुई हैं। इन तीनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कोफिशिएंट्स ऑफ द मॉडल आ जाएंगे, ठीक है। और जब आपके पास कोफिशिएंट आ जाएंगे तो आप वाई हैट को प्रिडिक्ट कर लेंगे। वाई हैट प्रिडिक्ट करके सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लेंगे। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए अगर आप ये सोचें कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्रीज़ हो गए हैं तो स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने में आपको मसला होगा, तो ऐसा नहीं है। अब अगर आपने β1 या β2 फाइंड कर लिया है तो मेरा नहीं ख्याल β0 आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमने जो मेथड्स अडॉप्ट किए हैं उन मेथड्स में हमारे पास ऑटोमेटिकली β1, β2 और β0 तीनों ड्राइव हो जाएंगे। स्टैंडर्ड एरर में हमें रिक्वायर क्या होता है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूँ, सम ऑफ y माइनस वाई हैट स्क्वायर ओवर n माइनस। अच्छा, अब आप ये देखें, आपने जो प्रीवियस मॉडल किया था वहाँ पे था n-2, लेकिन इसके स्टैंडर्ड एरर में हमारे पास हो जाएगा n-3 क्योंकि हमने तीन जो हैं पैरामीटर्स जो हैं उनको फाइंड आउट किया है। तो ये सिर्फ फ़र्क एक आएगा, उसके अलावा हमारे पास इसमें कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और इंशाल्लाह हम इसको रिमेनिंग अपने लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं एट द एंड आपको जस्ट ये बताती जाऊँ कुछ जर्नल वर्ड्स में कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। बेसिकली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करना हो। लेट्स सपोज हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डिपेंडेंट होता है हमारी एज, हमारे वेट और कोलेस्ट्रॉल लेवल पे। फ़र्ज़ करेंगे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अगर हमने ये देखना है कि इन सब का कंट्रीब्यूशन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में कितना है तो हम ये यूज़ करेंगे। और जहाँ तक बात रही अजम्पशंस की, अजम्पशंस में मल्टीकोलिनियरिटी को आपने स्किप नहीं करना। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में मल्टीकोलिनियरिटी को अगर हम स्किप कर देंगे तो हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो रिलायबल भी नहीं होंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर रिज़ल्ट्स कैलकुलेट ही नहीं होंगे। और मैं लास्ट में आपको जस्ट मल्टीकोलिनियरिटी को आसान लफ्ज़ों में बताने के लिए एक लास्ट एग्जांपल ये देती हूँ। लेट्स सपोज आपने एक इंडिपेंडेंट किसी शख्स की हाइट को आपने मेजर करना है, ठीक है, किसी के वेट को आपने देखना है। आप इन दोनों वेरिएबल्स को देख रहे हैं और आप हाइट के साथ साथ लेग की हाइट को भी अगर मेजर कर लें तो आप ये देखें किसी शख्स की हाइट अगर इंक्रीज़ हुई है तो उसकी लेग्स जो हैं वो लंबी हैं तो इंक्रीज़ हुई है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इस तरह के फैक्टर्स हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मल्टीकोलिनियरिटी अराइज करते हैं
इन फैक्टर्स को हमने अवॉइड करना है और अपने इंडिपेंडेंस वेरिएबल, अपने मॉडल को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें जिनमें ये सारी अजम्पशंस जो हैं वो फुलफ़िल हों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।